कम्युनिटी जिसके लिए जंगल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है बल्कि उनके गॉड का घर है। हाँ, जहां नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक लिविंग एंटिटी है, एक जिंदा शक्ति। अजीब लगता है। वेल, डिड यू नो कि ऐसी बिलीफ्स सदियों से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही 2 पावरफुल आइडियाज को अनपैक करने जा रहे हैं। हे, इफ दिस हेल्प्स यू, हिट सब्सक्राइब नाउ, कमेंट योर फीडबैक, शेयर टू ग्रो द चैनल। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। बिल्कुल, हम 2 अहम एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर गहरी चर्चा करेंगे, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स और सीक्रेट कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कुछ एकेडमिक सोर्सेज हैं जो इन विषयों को अलग-अलग एंगल से समझाते हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि कल्चर, एनवायरनमेंट और बिलीफ सिस्टम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और ये आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। We'll cover 7 key topics based on previous year's questions, starting with the nature man spirit complex, then moving to the contributions of Makhan Jha and B.N. Saraswati, then back to NMS, then the sacred complex as a dimension of Indian civilization, its ethnographic example, NMS as an ecological concept, and finally, sacred geography. Let's get started. Okay, topic 1, nature man spirit complex का सतत विकास पर प्रभाव 2021 का प्रश्न। Broad micro theme, the interplay of belief and ecology. ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला कॉन्सेप्ट है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। ये एलपी विद्यार्थी ने 1963 में दिया था। बेसिकली ये कहता है कि कुछ कम्युनिटीज के लिए नेचर यानी उनका एनवायरनमेंट, मैन यानी उनकी सोशल लाइफ और स्पिरिट यानी उनके विश्वास, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अलग नहीं है। अलग नहीं है। कूल ना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि एक जीने का तरीका है। इसके 2 कोर मैकेनिज्म्स हैं। लेट्स गेट इनटू द बैकग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न डेवलपमेंट मॉडल्स अक्सर इंडिजिनस नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स हमें एक ऑल्टरनेटिव, मोर सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव देता है। राइट, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? यू वर सेइंग 2 मैकेनिज्म्स हैं। हाँ, एक है होलिस्टिक इंटरडिपेंडेंस, जिसका मतलब है सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। जंगल, पानी, लोग, स्पिरिट्स, सब। एक को अफेक्ट करो तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ओके, अ डोमिनो इफेक्ट। और दूसरा है स्पिरिचुअल रेगुलेशन। यहाँ प्रकृति के सर्टेन एलिमेंट्स को सेक्रेट मानकर उनकी रक्षा की जाती है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो माना जाता है कि देवता नाराज हो जाएंगे और इससे कम्युनिटी को नुकसान होगा। ओके, सो दैट्स अ स्पिरिचुअल डिटरेंट। अब इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखते हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है? लेट्स स्टार्ट विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन। बेस्ट एग्जांपल है मेघालय में खासी और जैंतिया ट्राइब्स के सीक्रेट ग्रोव्स। वो उन्हें लोकिनतांग कहते हैं। लोकिनतांग। हाँ, वहाँ पेड़ काटना या शिकार करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। इससे वहाँ अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बन गए, समझे? वाओ! और राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी, उनके बारे में मैंने काफी सुना है। ओ एब्सोल्युटली, वो खेजरी ट्री और ब्लैक पग जैसे जानवरों को पूजते हैं। उनके लिए उनकी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। वो उनके स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा है। राइट, और वाटर मैनेजमेंट में अरुणाचल प्रदेश की एपेटानी ट्राइब, उनके बारे में बताओ। उनका वेट राइस कल्टीवेशन और एक्वाकल्चर का सिस्टम ब्रिलियंट है। वो पानी और मिट्टी दोनों को बचाता है। उनके लिए फार्मिंग सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, एक सेक्रेड रिचुअल है। So the belief reinforces the sustainable practice. Cool. What about farming practices? मध्य प्रदेश की बाइगा ट्राइब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, लेकिन जंगल के कुछ हिस्सों को कभी नहीं छेड़ती। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सेक्रेड है। उनका विश्वास है कि वहाँ उनके स्पिरिट्स रहते हैं। इस प्रैक्टिस से फॉरेस्ट को नेचुरली रीजनरेट होने का टाइम मिल जाता है। Amazing. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? झारखंड की संथाल ट्राइब का टोटेमिज्म। हर क्लैन का एक टोटम एनिमल या प्लांट होता है जिसका शिकार करना या उससे नुकसान पहुंचाना टबू है। तो हर क्लैन अनजाने में एक स्पीशीज का प्रोटेक्टर बन जाता है। तो इन शॉर्ट इसकी कंक्लूजन ये है कि एक फ्लो है। बिलीफ सिस्टम स्पिरिट से, सोशल प्रैक्टिसेस मैन बनती हैं, जिसका सीधा असर इकोलॉजिकल आउटकम नेचर पर पड़ता है। एग्जैक्टली, इससे पता चलता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज मॉडर्न एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक ब्लूप्रिंट हो सकती है। ओके, टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल, ये एनएमएस कॉम्प्लेक्स मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज में अप्लाई हो सकता है क्या? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इसका प्रिंसिपल कि हमारी एक्शंस का एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट होता है, वो यूनिवर्सल है। अर्बन सोसाइटीज में स्पिरिट की जगह सिविक सेंस या एनवायरमेंटल एथिक्स ले सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अगर स्पिरिचुअल बिलीफ इतनी पावरफुल है तो न्यामगिरी जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही क्यों हैं? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज इस कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती। वो एनवायरनमेंट को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखती हैं, सीक्रेट एंटिटी की तरह नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब इन 2 वर्ल्ड व्यूज का टकराव होता है। मेक सेंस। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है विद एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन? बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। यंग जनरेशन शायद उतना स्ट्रांगली इन बिलीफ्स को फॉलो ना करें। यही इस मॉडल की फ्रेजिलिटी है। एक बार बिलीफ सिस्टम वीकन हुआ तो कंजर्वेशन प्रैक्टिस भी खत्म हो सकती है। राइट। चौथा सवाल, एनएमएस कॉम्प्लेक्स का आइडिया नोबल सैवेज वाली ट्रोप को रेनफोर्स करता है क्या? ये एक वैलिड क्रिटिक है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इन कम्युनिटीज को रोमांटिसाइज ना करें। वो भी प्रैक्टिकल रीजन से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं,
लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू हमसे फंडामेंटली अलग है और एनएमएस उसे समझने का एक टूल है। गॉट इट। फाइनल क्वेश्चन, इज एनएमएस कॉम्प्लेक्स का लीगल सिस्टम में कोई रोल हो सकता है? एब्सोल्युटली। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एक तरह से इसको एक्नॉलेज करता है, जब वो कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। नियमगिरी केस का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। Fantastic. Okay, listeners, time for a practice cue. Now, pause and practice saying this part aloud. The nature man spirit complex shows a holistic interdependence where spiritual beliefs regulate human actions, leading to sustainable ecological outcomes. ग्रेट, चलो एक मिनी रिकैप करते हैं। In short, NMS complex is an indigenous model of sustainability driven by faith, not just science. चलो अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक 2, माखन झा और बीएन सरस्वती का सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के अध्ययन में योगदान, 2018 का प्रश्न। ब्रॉड माइक्रो थीम, एक्सपैंडिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस ऑन पिलग्रिमेज। ओके, सो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, ये भी एलपी विद्यार्थी ने शुरू किया था रॉबर्ट रेडफील्ड के ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस के आइडिया से इंस्पायर होकर। मोटा मोटा ये किसी भी पिलग्रिमेज साइट के 3 पार्ट्स को स्टडी करता है, सेक्रेड ज्योग्राफी, सेक्रेड प्रैक्टिसेस और सेक्रेड स्पेशलिस्ट्स। पर हम बात करेंगे 2 स्कॉलर्स की जिन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाया। राइट, पहले हैं बीएन सरस्वती। उन्होंने काशी पर एक्सटेंसिव स्टडी की। काशी यानी वाराणसी। सो व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर? उनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि विद्यार्थी ने एक मॉडल दिया था, लेकिन उसे टेस्ट और रिफाइन करना जरूरी था। सरस्वती ने वही किया। उन्होंने दिखाया कि धार्मिक प्रैक्टिसेस का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से गहरा रिश्ता है। ओके, सो व्हाट्स द कोर लॉजिक ऑफ हिज फाइंडिंग्स? उनका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बंगाली विधवाओं पर उनकी स्टडी। जनरल अजम्पशन थी कि वो काशी सिर्फ मोक्ष के लिए आती थी, हाँ, स्पिरिचुअल रीजन से। पर सरस्वती ने पाया कि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोटिव्स भी थे। उन्होंने बताया कि बंगाल में उस वक्त उनके प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से उनके काशी आने से परिवार में प्रॉपर्टी डिवीजन से बच जाते थे। वाओ, तो रिलीजन और इनहेरिटेंस सिस्टम जुड़े हुए थे। दैट्स अ ह्यूज रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सरस्वती ने विद्यार्थी के मॉडल को और मजबूत किया। हाँ, बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एथनोग्राफिक डेटा उन्होंने शो किया कि सेक्रेड और सेक्युलर लाइफ अलग नहीं है। अब आते हैं मक्खन झा पर। बिल्कुल। इनका काम तो और भी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, झा ने इस कॉन्सेप्ट का स्कोप ही बढ़ा दिया। उन्होंने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर की स्टडी की जो नेपाल में है। नेपाल में, सो उन्होंने क्रॉस बॉर्डर स्टडी की। एग्जैक्टली। उन्होंने बताया कि एक सिविलाइजेशन की बाउंड्री एक देश की पॉलिटिकल बाउंड्री से बड़ी हो सकती है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पार राम और सीता से जुड़ी एक कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस है। इंटरेस्टिंग। और उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन? उन्होंने रतनपुर की स्टडी की, जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल एरिया में एक एंशिएंट हिंदू किंगडम था। वहां उन्होंने प्रूव किया कि ये किंगडम्स अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स जैसे शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स के मिलने का सेंटर थे। ये सिंथेसिस इंडियन कल्चर का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो झा का कंक्लूजन ये था कि सेक्रेड कॉम्प्लेक्स को पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। करेक्ट। तो अगर क्रिटिकली देखें, सरस्वती ने विद्यार्थी के मॉडल को और गहरा किया, जबकि झा ने उसके लिमिटेशंस को पॉइंट आउट किया और पॉलिटिकल और क्रॉस बॉर्डर डायमेंशंस को जोड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सेक्रेड नहीं, बल्कि सेक्युलर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना भी जरूरी है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। फर्स्ट, अगर झा ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को चैलेंज किया तो क्या सेक्रेड कॉम्प्लेक्स को नेशनलिज्म के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा सकता है? एक हद तक हाँ। ये कल्चरल जोन्स की बात करता है जो पॉलिटिकल बॉर्डर से ज्यादा ऑर्गेनिक हैं। फॉर एग्जांपल, द रामायण सर्किट कनेक्ट साइट्स इन इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। ये एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है, नेशनलिज्म से परे। सेकंड क्वेश्चन, सरस्वती की काशी स्टडी आज भी रेलेवेंट है गिवन दैट इनहेरिटेंस लॉज हैव चेंज्ड? स्टडी का कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, लेकिन उसका कोर इनसाइट अभी भी रिलेवेंट है। रिलीजियस डिसीजंस के पीछे अक्सर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। आज भी लोग पिलग्रिमेज पर जाते हैं और उसके पीछे हेल्थ, बिजनेस या सोशल स्टेटस जैसे सेक्युलर रीजंस हो सकते हैं। गॉट इट। थर्ड, क्या झा और सरस्वती के काम में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि इवोल्यूशन है। सरस्वती ने विद इन द सिस्टम काम किया, उसे गहरा बनाया। झा ने आउटसाइड द सिस्टम जाकर उसकी बाउंड्रीज को पुश किया। दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट को ज्यादा रोबस्ट बनाया। इन स्कॉलर्स ने नॉन हिंदू सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पर काम क्यों नहीं किया? क्या ये एक लिमिटेशन है? बिल्कुल, ये उस दौर के एंथ्रोपोलॉजी की एक लिमिटेशन थी जो अक्सर मेजॉरिटी रिलीजन पर फोकस करती थी। आज के स्कॉलर्स इस फ्रेमवर्क को दरगाहs, चर्चेस और गुरुद्वारास पर भी अप्लाई कर रहे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए। ओके, फाइनल क्वेश्चन, हाउ डज स्टडीइंग सेक्रेड कॉम्प्लेक्स हेल्प इन सिटी प्लानिंग फॉर अ प्लेस लाइक वाराणसी? इमेंसली। ये प्लानर्स को बताता है कि सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स का कलेक्शन नहीं है। वहाँ सेक्रेड ज्योग्राफी, पिलग्रिम रूट्स और रिचुअल स्पेसेस हैं जिन्हें प्रिजर्व करना जरूरी है। आप सेक्रेड और सेक्युलर को अलग नहीं कर सकते। ब्रिलियंट। चलो प्रैक्टिस क्यों? ओके, प्रैक्टिस सेइंग दिस. Saraswati added socio-economic depth to the sacred complex model, while Makhan Jha expanded its scope across political and civilizational boundaries. Perfect. So, mini recap. In short, Saraswati and Jha transformed the sacred complex from a mere descriptive tool into a powerful analytical framework for understanding Indian civilization. All right, next topic. Topic 3. Nature Man Spirit Complex पर संक्षिप्त notes 2017 का प्रश्न. Broad micro theme. The NMS complex as a policy tool. चलो NMS कॉम्प्लेक्स पर वापस आते हैं, बट इस बार इसके कोर फीचर्स और पॉलिसी रेलेवेंस पर फोकस करेंगे. लेट्स गेट दिस क्रिस्टल क्लियर. ठीक है,
तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये एलपी विद्यार्थी का मॉडल है, मालर ट्राइब की स्टडी पर बेस्ड। इंट्रोडक्शन हो गया, इसका बैकग्राउंड, व्हाई डू वी नीड शॉर्ट नोट्स ऑन दिस? क्योंकि ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये थ्योरी सिर्फ एकेडमिक नहीं, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, खासकर ट्राइबल डेवलपमेंट में। ओके, तो इसका मेन फीचर या कोर लॉजिक क्या है? इसका मेन फीचर है होलिस्टिक इंटरेक्शन, यानी मन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पिरिट, रिलीजन और नेचर, एनवायरनमेंट के बीच एक कांस्टेंट इंटरेक्शन से एक इक्विलिब्रियम बनता है। ये तीनों एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। और जब इस इक्विलिब्रियम में कोई बाहरी डेवलपमेंट प्रोग्राम दखल देता है तो लोग उसे रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल, यही इसकी पॉलिसी रेलेवेंस है, यानी इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हमें ट्राइबल एरियाज के लिए पॉलिसीज बनानी है तो उनके एनएमएस कॉम्प्लेक्स को समझना जरूरी है। मतलब उनके वर्ल्ड व्यू के अंदर से काम करना। यस, इसे एमिक अप्रोच कहते हैं, यानी उनके नजरिए से चीजों को देखना, ना कि अपने ईटिक यानी आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से। इसका कोई सॉलिड एग्जांपल है वेयर दिस अप्रोच वाज इग्नोर्ड? जरूर। ओडिशा के न्यामगिरी हिल्स में डोंगरिया कोंड ट्राइब ने माइनिंग का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे उनके देवता न्याम राजा नाराज हो जाएंगे और उनका जीने का तरीका तबाह हो जाएगा। उनके लिए ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, उनके एनएमएस कॉम्प्लेक्स पर डायरेक्ट अटैक था। राइट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोई और एग्जांपल? हाँ, आंध्र प्रदेश के नलामला हिल्स में चेंचू ट्राइब ने यूरेनियम माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनके लिए वो फॉरेस्ट सिर्फ लाइवलीहुड का सोर्स नहीं, उनके एंसेस्टर्स और स्पिरिट्स का घर है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि एनएमएस कॉम्प्लेक्स किसी भी सोसाइटी को, खासकर उसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, एनवायरनमेंट के साथ उसके रिश्ते को समझने का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। इग्नोरिंग इट लीड्स टू पॉलिसी फेलियर एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सही है। चलो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, अगर एनएमएस कॉम्प्लेक्स इतना इंपॉर्टेंट है तो पॉलिसी मेकर्स इसे कंसिस्टेंटली इग्नोर क्यों करते हैं? मेनली दो रीजंस हैं। एक, टॉप डाउन अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, जहां डिसीजंस दिल्ली या स्टेट कैपिटल में लिए जाते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को कल्चरल प्रिजर्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एनएमएस को समझने में टाइम और एफर्ट लगता है। सेकंड, क्या एनएमएस सिर्फ ट्राइबल सोसाइटीज में ही एग्जिस्ट करता है? नहीं, इसका मोस्ट क्लियर फॉर्म ट्राइबल सोसाइटीज में दिखता है, लेकिन इसके एलिमेंट्स हर उस कम्युनिटी में मिलेंगे जिनका एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज या हिमालयन फार्मिंग विलेजेस। गुड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, क्या एनएमएस मॉडल चेंज को रेजिस्ट करता है? डज इट प्रमोट स्टैटिक सोसाइटीज? ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म है, लेकिन मॉडल चेंज को रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि इम्पोज चेंज को रेजिस्ट करता है। सोसाइटीज हमेशा इवॉल्व होती हैं, लेकिन एनएमएस बताता है कि ये एवोल्यूशन ऑर्गेनिक होना चाहिए, उनके अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से। राइट, चेंज फ्रॉम विद इन। चौथा सवाल, हाउ कैन अ ब्यूरोक्रेट सिटिंग इन एन ऑफिस जेन्युइनली यूज द एनएमएस फ्रेमवर्क? बाय मेकिंग पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मैंडेटरी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट्स और कम्युनिटी लीडर्स को प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड करके, पॉलिसीज बनाने से पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को सीरियसली लेकर, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इज एनएमएस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन में रेलेवेंट है? एक्सट्रीमली रेलेवेंट। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए एनएमएस एक रेडीमेड फ्रेमवर्क है। इंडिजिनस कम्युनिटीज के पास सेंचुरीज का नॉलेज है कि एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में कैसे रहना है। वी जस्ट नीड टू लिसन। That's a powerful thought. Okay, time to practice. Now practicing this. The nature-man-spirit complex is a key tool in applied anthropology, advocating for an emic approach in policy making to avoid conflicts and ensure sustainable development. बहुत बढ़िया। So the mini recap is, in short, the NMS model is a practical guide for development that respects the deep connection between a community's culture, environment, and beliefs. आगे बढ़ते हैं, topic 4. सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, भारतीय सभ्यता के एक आयाम के रूप में 2015 का प्रश्न। ब्रॉड माइक्रो थीम, पिलग्रिमेज एज द कल्चरल ग्लू ऑफ इंडिया। ओके, सो हमने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स को एज अ कॉन्सेप्ट समझ लिया, पर सोचो ये पूरी इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या बताता है? हाउ डज इट डिफाइन इंडिया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंट्रोडक्शन तो यही है। इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिया एक एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है, तो सवाल उठता है, व्हाट होल्ड्स इट टुगेदर? राइट, व्हाट्स द यूनिफाइंग फैक्टर? सेक्रेड कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क इसका एक जवाब देता है। इसका कोर लॉजिक ये है कि इट शोज द इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी इन इंडियन सिविलाइजेशन। इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूटी, एक्सप्लेन करो इसे। ये दिखाता है कि कैसे ग्रेट यानी सांस्कृतिक ट्रेडिशंस और लिटिल यानी फोक ट्रेडिशंस एक दूसरे के साथ रहती हैं, कॉम्प्रोमाइज करती हैं और मिल जाती हैं। तीर्थ स्थल यानी पिलग्रिमेज साइट्स इस सिंक्रेटिज्म यानी मिलन का जीता जागता सबूत है। ओके, सो इनका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इज दैट दे एक्ट एज मेल्टिंग पॉट्स। हाँ। कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल, वाराणसी के पास सारनाथ, ये बुद्धिस्ट्स और हिंदूज दोनों के लिए पवित्र है। ये रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है। या फिर पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, जहां सभी जातियों के लोगों का स्वागत है, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाता है। तो ये साइट्स कल्चरल बाउंड्रीज को डिसॉल्व करती हैं? हाँ, और रीजनल बाउंड्रीज को भी। तमिलनाडु से कोई पिलग्रिम काशी जाता है और यूपी से कोई रामेश्वरम। ये तीर्थ यात्रा नेटवर्क्स पूरे देश को एक कल्चरल थ्रेड में बांधते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन को सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री से नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए उसके सीक्रेट ज्योग्राफी और पिलग्रिमेज नेटवर्क्स को समझना जरूरी है। लेकिन इस फ्रेमवर्क में कोई कमी है? दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ,
इसका एक बड़ा क्रिटिक ये है कि ये हिंदुइज्म पर ज्यादा फोकस करता है। राइट। अजमेर शरीफ दरगाह या वेलांकानी चर्च जैसे इंपॉर्टेंट नॉन हिंदू सेक्रेड स्पेसेस को अक्सर इग्नोर कर देता है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये एक स्टैटिक व्यू पेश करता है, जबकि ट्रेडिशंस हमेशा बदलती रहती हैं। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, क्या ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस का डिस्टिंक्शन अभी भी वैलिड है इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया? लेस सो नाउ। मीडिया ने इन दोनों के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर कर दिया है। लोकल डीटीज अब यूट्यूब के जरिए नेशनल बन जाते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन को समझने के लिए ये डिस्टिंक्शन अभी भी एक यूजफुल एनालिटिकल टूल है। ओके, सेकंड, सीक्रेट कॉम्प्लेक्स का आइडिया नेशनल इंटीग्रेशन के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में कैसे यूज या मिसयूज हो सकता है? ये डबल एज सॉर्ड है। ऑन वन हैंड ये कॉमन कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करके यूनिटी प्रमोट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इसका यूज एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी हो सकता है, नॉन हिंदू ट्रेडिशंस को साइडलाइन करके। दैट्स अ क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, कमर्शियलाइजेशन पिलग्रिमेज साइट्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है? क्या इससे उनका सीक्रेटनेस कम हो रहा है? कमर्शियलाइजेशन एक रियलिटी है। इससे सीक्रेटनेस कम हो रहा है या नहीं, ये डिबेटेबल है। कुछ कहते हैं इससे स्पिरिचुअलिटी पैकेज्ड हो रही है, दूसरे कहते हैं कि ये पिलग्रिम्स के लिए फैसिलिटीज बढ़ा रहा है। तो सीक्रेट कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क हमें इन चेंजेस को स्टडी करने में हेल्प करता है। राइट। चौथा, क्या हम कह सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म एक नए तरह का सेक्युलर पिलग्रिमेज है? आते हैं, वहाँ रिचुअल्स फॉलो करते हैं और एक्सपर्ट से मिलते हैं। स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। फैसिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन, इस सीक्रेट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक है? नहीं, फ्रेमवर्क इंडिया में डेवलप हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। मक्का इन इस्लाम, जेरूसलम फॉर 3 मेजर रिलीजन्स या कुस्को इन पेरू, ये सब सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अपनी अपनी सिविलाइजेशंस को इंटीग्रेट करते हैं। Great discussion. Let's do the practice cue. Practice saying this. The Sacred Complex framework illustrates how pilgrimage centers act as points of integration and continuity in Indian civilization by fostering syncretism between great and little traditions. Nicely put. So, a mini recap. In short, the Sacred Complex is not just about temples, it's a lens to see the cultural and spiritual map that defines the Indian subcontinent. चलो, अब आते हैं टॉपिक 5, Sacred Complex की अवधारणा एक निर्वंश विज्ञान उदाहरण के साथ। 2014 का प्रश्न। Broad micro theme. The Sacred Complex in Action, a case study. थ्योरी बहुत हो गई, अब एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू वन प्लेस एंड सी हाउ दिस कॉम्प्लेक्स वर्क्स। Perfect. हम एलपी विद्यार्थी के ओरिजिनल एग्जाम्पल गया बिहार की बात करते हैं। पहले 3 कंपोनेंट्स को याद कर लेते हैं। ओके। 1. Sacred Geography, क्षेत्र, पवित्र स्थान जैसे मंदिर, घाट, पेड़। 2. Sacred Performances, रीति रिवाज जैसे आरती, यज्ञ या फोक सॉन्ग्स। 3. Sacred Specialists, पुजारी या पुरोहित जो रिचुअल्स में मदद करते हैं। गॉट इट। ज्योग्राफी, परफॉर्मेंसेस, स्पेशलिस्ट्स। तो गया में ये कैसे अप्लाई होता है? लेट्स स्टार्ट विद द सेक्रेड ज्योग्राफी। गया की सेक्रेड ज्योग्राफी का सेंटर है विष्णुपद टेम्पल, जहां भगवान विष्णु के पैरों के निशान माने जाते हैं। ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फल्गु रिवर, जो पितरों के लिए राइट्स करने के लिए पवित्र मानी जाती है। ये हो गए वहां के सेक्रेड सेंटर्स। ठीक है, अब आते हैं सेक्रेड प्रैक्टिसेस पर। वहां का सेंट्रल रिचुअल है गया श्राद्धा। इसमें पिंडदान किया जाता है ताकि एंसेस्टर्स को मोक्ष मिले। ये गरुड़ा पुराना जैसे ग्रंथों पर बेस्ड है, तो ये ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। राइट, अ टेक्सचुअल ट्रेडिशन। और इन सबको करवाता कौन है, यानी सेक्रेड स्पेशलिस्ट्स? वो हैं गयावल ब्राह्मण्स। गया श्राद्धा करवाने पर उनका एक तरह से मोनोपली है और वो अपनी रिलीजियस अथॉरिटी को बनाए रखते हैं। उनका रोल क्या है एग्जैक्टली? उनके क्लाइंट्स यानी जजमान्स पूरे इंडिया से आते हैं। गयावाल्स उनकी फैमिली रिकॉर्ड्स रखते हैं जो कई जनरेशंस पुरानी होती हैं। वो रिचुअल गाइड करते हैं और उनके और सेक्रेड वर्ल्ड के बीच इंटरमीडियरी का काम करते हैं। वाओ, सो दे आर नॉट जस्ट प्रीस्ट बट आल्सो जीनियोलॉजिस्ट्स। प्रिसाइसली, इससे उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन रहता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? हाउ डज दिस केस स्टडी हेल्प अस? गया का एग्जाम्पल परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कैसे एक पिलग्रिमेज सेंटर हिंदू सिविलाइजेशन में एक इंटीग्रेटिंग रोल निभाता है, जहां अलग अलग जाति, संप्रदाय और परंपराओं के लोग आकर मिलते हैं। याद रखना। Excellent. Let's do some cross questioning. First, how has technology, like online portals for rituals, affected the Gayawal Brahmins? It's a challenge and an opportunity. कुछ younger Gayawals टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका ट्रेडिशनल फेस टू फेस अथॉरिटी थोड़ा डाइल्यूट होता है। ये एक क्लासिक केस है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का। ओके। सेकंड, क्या गया में ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस का इंटरेक्शन दिखता है? बिल्कुल। पिंडदान एक ग्रेट ट्रेडिशन है, लेकिन वहां आसपास कई छोटे श्राइन्स हैं लोकल डीटीज के, जिन पर लोग अलग अलग मन्नत मांगते हैं। फल्गु रिवर की पूजा में भी कई फोक एलिमेंट शामिल हैं। दोनों ट्रेडिशंस को एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड क्वेश्चन, गया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पर कितना डिपेंडेंट है? ऑलमोस्ट एंटायरली। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड वेंडर्स, सुवेनियर शॉप्स, पूरी लोकल इकोनॉमी पिलग्रिमेज पर चलती है। द सेक्रेड इज द इंजन ऑफ द सेक्युलर इकोनॉमी हियर। राइट। फोर्थ, अगर कोई नॉन ब्राह्मण इस रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश करे तो क्या होगा? हिस्टोरिकली इससे लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता था। द गायावाल्स हैव स्ट्रांगली गार्डेड देयर मोनोपोली। ये दिखाता है कि सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में पावर डायनामिक्स और सोशल हायरार्की भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। गुड पॉइंट। फाइनल क्वेश्चन, क्या गया श्राद्धा का रिचुअल ओवर टाइम चेंज हुआ है? कोर रिचुअल सेम रहा है, लेकिन उसके आसपास की चीजें बदली हैं।
रिचुअल्स अब शॉर्टर हो गए हैं, लोगों के पास टाइम कम है, ट्रैवल आसान हो गया है, मटेरियल यूज होने वाले जैसे पिंड, उनमें भी वेरिएशंस आ गए हैं। ट्रेडिशंस आर नेवर स्टैटिक। Very insightful. Time for a practice cue. Now practice saying this. In Gaya's sacred complex, the Vishnupad temple, geography, the rite of Pinddan performance, and the Gayawal Brahmins, specialists, interact to create a major pilgrimage center. एकदम सही। Mini recap. In short, the Gaya case study is a textbook example of how the three components of a sacred complex work together in the real world. Okay, we are moving on. Topic 6, Nature, Man, Spirit Complex. एक पारिस्थितिक अवधारणा के रूप में 2013 का प्रश्न. Broad micro theme. NMS as a framework for sacred ecology. Let's revisit NMS one last time, लेकिन इस बार purely ecological lens से. How does it work as a system of conservation? इसका इंट्रोडक्शन ये है कि NMS सिर्फ एक सोशो रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक पावरफुल इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। इसका बैकग्राउंड जूलियन स्टुअर्ट के कल्चरल इकोलॉजी के मॉडल से लिंक्ड है। Cultural ecology. हाँ, ये मॉडल कहता है कि कल्चर इज एन अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। विद्यार्थी ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे मलेर ट्राइब की सोशो इकोनॉमिक लाइफ उनके जंगल और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन पर डिपेंड करती थी। बेसिकली उनका कल्चर उनके एनवायरनमेंट का अडेप्टेशन था। तो NMS का core logic क्या है? From an ecological perspective. इसका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव नेचर, ह्यूमंस और स्पिरिट को एक यूनिफाइड होल मानता है। इकोलॉजी में इसे इकोसिस्टम अप्रोच कहते हैं। यहाँ स्पिरिट एक रेगुलेटिंग वेरिएबल है जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करके इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है। So spirit is the balancing force. Okay. तो इसमें sacred ecology के specific mechanisms क्या हैं? How does it actually work? कई हैं। पहला, कंजर्वेशन थ्रू सेक्रेडनेस, जैसे खासी और गरो ट्राइब्स के सेक्रेड ग्रोव्स। आप फॉरेस्ट के एक पैच को सेक्रेड डिक्लेयर कर दो और वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाता है। नो नीड फॉर फॉरेस्ट गार्ड्स। Right. Self-policing? दूसरा है स्टुअर्डशिप, जैसे राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी। वो खुद को एनवायरनमेंट का ओनर नहीं बल्कि स्टुअर्ड या रक्षक मानते हैं। दिस माइंडसेट ऑफ स्टुअर्डशिप इज की टू कंजर्वेशन। Owner versus steward. That's a powerful distinction. और तीसरा mechanism? तीसरा है रिचुअल एंड सस्टेनेबिलिटी। नागालैंड का सीड सोइंग फेस्टिवल लुइंगायानी हो या नीलगिरीज की तोड़ा ट्राइब के सेक्रेड डेयरी रिचुअल्स, ये सब उनकी इकोलॉजिकल डिपेंडेंस को सेलिब्रेट और रीइंफोर्स करते हैं। रिचुअल्स एक्ट एज रिमाइंडर्स। तो इन सब का पॉलिसी पर क्या असर है? What's the real world impact? इंपैक्ट ये है कि जब एनएमएस बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो रेजिस्टेंस होता है। डोंगरिया, कौंधका, न्यामगिरी हिल्स को बचाना, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के कारण मध्य प्रदेश में बेगा ट्राइब का डिस्प्लेसमेंट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। उनके लिए सिर्फ जमीन खोना नहीं था बल्कि उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन का टूटना था। Even Chipko movement. एग्जैक्टली। चिपको मूवमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंडिजिनस स्पिरिचुअल बिलीफ्स का सहारा लिया था। गौरा देवी और बाकी वुमन ने पेड़ों को देवता मानकर उन्हें बचाया। तो कंक्लूजन ये है कि NMS एक पावरफुल एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस है जो दिखाता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इकोलॉजिकल कंडीशंस के बीच एक गहरा रिश्ता है। सही। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, क्या सेक्रेड इकोलॉजी का आइडिया मॉडर्न कंजर्वेशन साइंस के साथ इंटीग्रेट हो सकता है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हो भी रहा है। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स अब कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज CCAs को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो बेसिकली सेक्रेड ग्रोव्स का मॉडर्न टर्म है। It's a blend of scientific knowledge and traditional wisdom. Okay. Second, if a sacred grove is protected, won't it put more pressure on the surrounding non-sacred forests? That's a possibility. इसलिए पूरे लैंडस्केप को देखना जरूरी है। Sacred groves islands of biodiversity की तरह काम करते हैं, जो सराउंडिंग एरियाज को भी रीजेनरेट करने में हेल्प करते हैं। But yes, sustainable use of non-sacred areas is also important. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, क्या सेक्रेड इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जैसे बड़े कमर्शियल थ्रेट से लड़ सकता है? लोकल लेवल पर जरूर। अगर एक कम्युनिटी एक एनिमल को सेक्रेड मानती है तो वो पोचर्स के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग रिंग से लड़ने के लिए स्टेट लॉज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। सेक्रेड इकोलॉजी इज नॉट अ मैजिक बुलेट बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग शील्ड। राइट। फोर्थ, क्या सेक्रेडनेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? कैन वी क्रिएट न्यू सेक्रेड ग्रोव्स? ये ट्रिकी है। सेक्रेडनेस ऑर्गेनिक होती है, टॉप डाउन इंपोज नहीं की जा सकती। बट वी कैन रिवाइव ओल्ड ट्रेडिशंस। कई एनजीओज कम्युनिटीज के साथ मिलकर फॉरगॉटन सेक्रेड ग्रोव्स को रिवाइव कर रहे हैं। Great idea. Final question, is NMS as an ecological concept only about conservation or does it also talk about sustainable use? Both. It's not about leaving nature untouched. Malay tribe slash and burn cultivation करती थी, which is a form of use. But their beliefs ensured that this use was sustainable and didn't destroy the forest in the long run. It's about balance. Balance is the key. Okay, practice time. Let's practice saying this. As an ecological concept, the NMS complex functions as a system of sacred ecology, using mechanisms like sacredness, stewardship, ritual to maintain ecosystem balance. Perfect. Mini recap time. In short, the NMS complex is an indigenous form of ecosystem management, where spirituality serves as the ultimate conservation tool. और अब आखिरी topic, Topic 7, Sacred Geography, 2012 का प्रश्न। Broad micro theme, mapping the spiritual landscape. हमने sacred complex के 3 parts की बात की थी. Let's zoom into just one, sacred geography.
ये है क्या चीज? सेक्रेड ज्योग्राफी या क्षेत्र विद्यार्थी के मॉडल का पहला और फाउंडेशनल कंपोनेंट है। इंट्रोडक्शन इसका यही है। ओके, और इसका बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि हर सेक्रेड प्लेस रैंडमली सेक्रेड नहीं होता, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर, एक मैप होता है। सेक्रेड ज्योग्राफी उस मैप को स्टडी करता है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इसके मुताबिक कोई भी होली सिटी दो हिस्सों में बटी होती है, सेक्रेड और सेक्युलर। सेक्रेड हिस्सा आगे जोन्स, सेगमेंट्स और क्लस्टर्स ऑफ सेक्रेड सेंटर्स में डिवाइड होता है। ये सेक्रेड सेंटर्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी, एक मंदिर में रखी मूर्ति, एक पवित्र पेड़ या नदी का कोई घाट, इनका इन्फ्लुएंस लोकल लेवल से लेकर पूरे हिंदू यूनिवर्स तक हो सकता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इन्हीं जगहों पर ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस का कोएग्जिस्टेंस दिखता है। अच्छा, जैसे एक बड़े ग्रेट ट्रेडिशन के मंदिर के आंगन में किसी पेड़ या सांप की पूजा होना, जो एक लिटिल ट्रेडिशन है। सेक्रेड ज्योग्राफी इन लेयर्स को मैप करता है। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? कैन यू गिव अ क्विक एग्जांपल? जरूर, नेपाल के जनकपुर में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स में भगवान राम का मंदिर है, जो ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा है। राइट। लेकिन उसी कॉम्प्लेक्स में राजा राजेश्वर का मंदिर भी है, जहां पशु बलि या एनिमल सैक्रिफाइस दी जाती है, जो लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट है। दोनों एक ही ज्योग्राफी में कोएग्जिस्ट करते हैं। वाओ, तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सेक्रेड ज्योग्राफी उस हैप्पी सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करती है जो इंडियन कल्चर की कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। इट्स अ फिजिकल मैप ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। कूल ना? Very cool. Time for our last round of cross-questioning. First, how does modern urbanization threaten sacred geography? It threatens it directly. New roads, commercial buildings, hotels, ये सब often sacred spaces को encroach करते हैं. The secular geography expands and squeezes the sacred geography. Okay. Second, can a place lose its sacredness? Is sacred geography permanent? No, it's not permanent. अगर लोग वहां जाना बंद कर दें, अगर rituals perform ना हो, तो a place can lose its sacred status over time. Sacredness needs to be constantly performed and reaffirmed by people. So it's a living geography. Third, how do political conflicts like the Ayodhya dispute relate to sacred geography? Ayodhya is a prime example of how sacred geography can become a site of intense political contestation. यहाँ एक piece of land दो communities के लिए अलग-अलग sacred meaning रखता था. It shows that sacred geography is not always about happy synthesis. It can also be about conflict. Very important point. Fourth, can we have secular sacred geography, like a war memorial or a national monument? Absolutely. Think of Rajghat in Delhi or India Gate. लोग वहां जाते हैं, एक certain decorum maintain करते हैं, rituals like laying wreaths perform करते हैं. ये civil religion के sacred spaces हैं. Great example. Final question. How does digital space, like Google Earth, change our perception of sacred geography? It democratizes it. अब आप घर बैठे काशी के घाट्स का वर्चुअल टूर कर सकते हैं, लेकिन ये एम्बॉडीड एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। वहां फिजिकली प्रेजेंट होने का, नदी में डुबकी लगाने का, इट्स अ सप्लीमेंट, नॉट अ रिप्लेसमेंट। Perfect. Let's do the final practice cue. Rehearse this. Sacred geography is the foundational component of a sacred complex, mapping the spatial arrangement of sacred centers, where great and little traditions often coexist and synthesize. बहुत अच्छा। And the mini recap. In short, sacred geography is the blueprint of a holy place, showing how belief and culture are written onto the physical land itself. तो आज हमने दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स को समझा. Time for a final recap. Broad micro theme for today's discussion was the symbiotic relationship between culture, belief, and environment in the Indian context. बिल्कुल. चलो की टेकअवेज को समराइज करते हैं. Point 1. The Nature Man Spirit Complex is an indigenous blueprint for sustainability, showing how spiritual beliefs can be a powerful tool for environmental protection. Point 2. The Sacred Complex framework, expanded by Saraswati and Jha, helps us understand the fabric of Indian civilization, where pilgrimage centers act as melting pots for diverse traditions. Point 3. Both concepts highlight the importance of an emic or insider's perspective for creating effective development policies and for understanding cultural dynamics. Point 4. We also saw that these frameworks are not perfect. They have limitations, like a historical focus on Hinduism, and they need to be adapted to study modern, changing societies. And finally, point 5. From sacred groves to sacred cities, belief systems physically shape the landscape, creating a sacred geography that reflects a culture's deepest values. Excellent summary. Now for our listeners, here are 6 content probes to help you practice and remember. 1. Explain NMS complex using the example of the Bishnoi community. 2. Differentiate between the contributions of B.N. Saraswati and Makhan Jha. 3. How is NMS relevant for a policymaker working on the Forest Rights Act? 4. Use the example of Sarnath to explain religious syncretism in a sacred complex. 5. Describe the 3 components of the sacred complex using the case study of Gaia. And 6. What is stewardship in the context of sacred ecology? Awesome. And now, for one final challenge. Try to explain the concept of sacred geography to a friend using the example of a place you consider sacred. It could be a temple, a park, or even your grandmother's house. That's a great exercise. ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है. आज की इस डेटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी फोकस दुनिया में इन एंशिएंट स्पिरिट बेस्ड नॉलेज सिस्टम्स की असली वैल्यू क्या है? क्या ये हमें वो सॉल्यूशंस दे सकते हैं जो मॉडर्न साइंस अभी भी ढूंढ रही है? इस पे थोड़ा सोचना.
If you found this useful, subscribe now, comment your feedback, and share to grow the channel. Thanks for tuning in. एक अहम विचार है इस गहरी चर्चा के लिए